हेलो बच्चों, मैं अब्दुल करीम एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एसएसटी को कंप्लीट कर रहे हैं। पिछला लेक्चर बेटा हमारा था क्लास 9th का, उसमें भी हमने हिस्ट्री के पहले चैप्टर को हाफ वे पे कंप्लीट किया हुआ है। एक पार्ट उसका आया है, एक पार्ट उसका आज रात तक अपलोड कर दिया जाएगा। बच्चों, आपने कमेंट के माध्यम से, आपने अपने लाइक्स के माध्यम से उस पर बहुत अपना प्यार लुटाया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निरंतर इसी तरीके से अपना साथ हमारे साथ बनाए रहेंगे, जिससे हम निरंतर और अच्छा काम कर पाएंगे। हम इससे मोटिवेट होते हैं कि आप हमारे काम को देख रहे हैं। ठीक है बेटा, आज हम यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? आज हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 7th के सिविक्स के चैप्टर 1 को, जहां पर बेटा आपको मिलेगा ऑन इक्वालिटी। ठीक बेटा, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि हम इसी लेक्चर पर सारी चीजों को कवर कर ले। बट अगर, क्योंकि अपन भाग नहीं सकते किसी भी सिस्टम पे, है ना, बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को अपन कवर कर रहे हैं, है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में चीजें कंप्लीट हो जाए। बट ठीक है, अगर एक पार्ट और आएगा तो आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। चलो बच्चों, अब हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे बताया है कि हम आज क्लास 7 के चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। बेटा, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इक्वालिटी। क्या है बेटा? इक्वालिटी। ठीक बेटा, इक्वालिटी को अपन कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर 1 है क्लास 7 की सिविक्स का। चलो देखो बेटा, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारे डायमेंशंस हैं जो हमें कवर करना है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, हमें डेफिनेशन देखना है। इस चैप्टर में हमें क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? ठीक बेटा। दूसरा, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। क्या देखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितने टाइप्स की इक्वालिटी दी है? ठीक बेटा। तीसरा बेटा, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, हम इस चीज को देखेंगे। फोर्थ बेटा, इंप्लीमेंटेशन। सरकार इक्वालिटी मतलब समानता को स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है। एग्जाम्पल के रूप में आपकी बुक पे 2 टाइप्स बताए गए हैं। एक, लॉ के माध्यम से, कानून के माध्यम से सरकार इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रही है। दूसरा बेटा, वो प्रोग्राम्स, योजनाओं के माध्यम से समाज में इक्वालिटी लाने का प्रयास कर रही है। तो यहां पे हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बेटा, एक महत्वपूर्ण स्कीम है हमारी मिड डे मील, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। इसके बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ना है कि किस तरीके से इस योजना ने स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट था उसे तो कम किया ही किया, साथ ही बच्चों के अंदर स्कूल आने की आदत को डेवलप किया, और कैसे उसने भूखमरी की समस्या को कम किया, कुपोषण की समस्या को कम किया, और कैसे उसने एक बच्चों के अंदर सीखने की भावना को डेवलप किया। हम इस चैप्टर, इस टॉपिक में इस पॉइंट को भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे बेटा कि विश्व के जो अन्य देश थे, विश्व के जो अन्य देश थे उसमें इक्वालिटी को लेकर क्या क्या समस्याएं थी, और इक्वालिटी लाने के लिए उस देश के लोगों ने कौन कौन से प्रयास किए जिसके माध्यम से इक्वालिटी उन देशों में आ पाई, हम ये देखेंगे। उसके बाद बेटा हम अपनी इंडिया में देखेंगे कि क्या स्ट्रगल हुआ है इक्वालिटी के लिए, हमने अंग्रेजों से कैसे संघर्ष किया इक्वालिटी, समानता को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद बेटा लास्ट में हम क्या देखेंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी देखेंगे, कि बहुत प्यारी स्टोरी है बेटा, ये हम देखेंगे। तो बेटा ये ओवरऑल हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा पूरा सिलेबस है इस चैप्टर का, जिसे हम कंप्लीट करेंगे। ये सारे सब टॉपिक्स हैं उसके। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब एक टॉपिक, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा, तो वहां पे हम तुरंत देखेंगे उसमें कौन सा एक एमसीक्यू बन सकता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे क्या होगा बेटा, टॉपिक जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको अभी बता दूंगा। अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि मैं एमसीक्यू लेके भी आ पाऊं आपके लिए। ठीक है बेटा, तो चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इक्वालिटी? लास्ट पॉइंट मैं शायद भूल गया हूं, 9th वाला, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी भी हमको देखना है कि इक्वालिटी स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चालू करते हैं अपना पहला पॉइंट, डेफिनेशन। व्हाट इज इक्वालिटी?
जस्ट अ मिनट बेटा। व्हाट इज इक्वालिटी? सर इक्वालिटी का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है बेटा समानता। क्या होता है बेटा? समानता। ठीक है बेटा। अब देखो समानता, सर कहां समानता लाना है? बेटा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश के नागरिकों के डिग्निटी की सम्मान की बात करता है, डिग्निटी की इक्वालिटी की बात करता है। बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात करता है। समझ में आया बेटा? ये चीज आपको याद रखना है। कैसी समानता? सर आपकी डिग्निटी की समानता होनी चाहिए, सर आपको अवसर की समानता होनी चाहिए, सर आपके पास इक्वलिटी होना चाहिए, समाज में आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए। ये कैसे होगा बेटा? जब आपको समानता मिलेगी। ठीक बेटा, यही तो हमको पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो आप। व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन द सेम और गिविंग एवरीवन द सेम अपॉर्चुनिटी। बेटा सभी को, कितना प्यारा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है बेटा, कितना बेहतरीन पॉइंट लिखा है कि हमें क्या करना है? सभी को समान रूप से ट्रीट करना है। कैसा? एक समान व्यवहार करना है और सभी को क्या देना बेटा? इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, अवसर देना है और उन्हें अधिकार देना है। ठीक बेटा, रिगार्डलेस मतलब इसके बावजूद, चाहे उनका लिंग मतलब जेंडर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रेस मतलब मूल वंश के आधार पर हमें उनसे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। रिलीजियन मतलब कि जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सॉरी धर्म के आधार पर नहीं करना है। कास्ट मतलब जाति के आधार पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो, हमें इस आधार पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और जब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे बेटा तो सिंपल सी बात है, एक राष्ट्र क्या होगा बेटा? सही तरीके से डेवलप कर पाएगा। बेटा आप काम ना करो, आप सोचो थोड़ा। एक क्लास है, एक क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं। अगर मैं किसी बच्चे को चेयर से उठाकर नीचे बैठा दूं तो क्या बेटा उसकी डिग्निटी मेंटेन है क्लास में? नहीं सर, उसकी डिग्निटी तो मेंटेन नहीं है। अगर बेटा मैं उसको प्लेग्राउंड, हम सभी बच्चे प्लेग्राउंड जाते हैं और उसको मैं बोलूं नहीं आप नहीं खेलेंगे, आप क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे, क्या बेटा मैं उसके साथ इक्वलिटी का बिहेव कर रहा हूं? सर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आता है सर, अगर हम अपने देश के नागरिकों के साथ इक्वलिटी का व्यवहार करते हैं, अगर हम उनसे समानता का व्यवहार करते हैं तो सर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सर चहुमुखी विकास होता है। ठीक है बेटा, यही वो चैप्टर है जिसके माध्यम से हम अपने देश की समानता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया ना बेटा, हमने देखा वहां पर इक्वालिटी है ना बेटा। अब उसके बाद देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। सर कितने टाइप्स की इक्वालिटी है? देखो बेटा इक्वालिटी तो बहुत सारे टाइप्स की होती है, पर अभी हमें मेन 4 टाइप्स की इक्वालिटी पढ़ना है बेटा। सबसे पहले सोशल इक्वालिटी। कौन सी इक्वालिटी बेटा? सोशल इक्वालिटी, अर्थात नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और बैकग्राउंड। देखो बेटा सिंपल सी बात है, समाज में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन बोलता है बेटा? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। धर्म मतलब रिलीजन, जाति मतलब कास्ट, लिंग मतलब जेंडर, बेटा इस आधार पर हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसी को बोला गया है सोशल इक्वालिटी। बेटा दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है बेटा पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या है बेटा? पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखो बेटा, एवरीवन हैज द सेम राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। ठीक बेटा, बहुत अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। सर आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, आप वोट देंगे। इस देश के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हमारी जो आयु है वो 18 वर्ष हो गई है, तो हम क्या देंगे? वोट देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमारी आयु 21 वर्ष हो गई है तो हम क्या करेंगे? जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं ना बेटा, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही तो लिखा हुआ है बेटा, पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स।
तीसरा पॉइंट बेटा बहुत अच्छे तरीके से, ये समानता की खूबसूरती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सुनना आप मेरी बात बेटा, जब आपके माता पिता, आपके भाई बहन वोट डालने जाते हैं, अपना मत देने जाते हैं, तो आपने एक चीज देखा होगा बेटा, वहां पे एक लाइन लगती है, चाहे बेटा वो अमीर हो, गरीब हो, उसके आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, बेटा सभी को एक समान हमारे देश में वोट देने का अधिकार है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस राष्ट्र की पॉलिटिक्स में उसे पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। बेटा वो लोकल बॉडी से लेकर देश के सर्वोच्च पद प्रेसिडेंट तक को अचीव कर सकता है अगर उसके अंदर वो क्वालिफिकेशंस है। तो बेटा ये सारे अधिकार हमें मिले कैसे? तो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वलिटी के माध्यम से ही तो दिए हमें। ठीक है बेटा, तो दूसरा हमने क्या देखा? पॉलिटिक्स। थर्ड बेटा इकोनॉमिक इक्वालिटी। बेटा रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। सिंपल सी बात समझो बेटा, इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक जो गैप है ना बेटा, रिच और पुअर का ये जो गैप है ना बेटा, उसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने का प्रयास करता है। सर कैसे? बेटा एक स्कीम है मनरेगा, उसने क्या किया बेटा, देश का जो ग्रामीण तबका है ना बेटा, उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया। बेटा जब उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया ना, तो उन्हें उन्हें कुछ पैसे मिले। जब उन्हें पैसे मिले तो उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ। स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसके बाद क्योंकि उन्होंने अच्छा खाना खाया, तो सिंपल सी बात है स्वास्थ्य में सुधार होगा। जब उन्हें पैसा मिला तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। आप समझ पा रहे हैं ना बेटा, ये जो समाज में जो आर्थिक असमानता थी उसे कम करने का प्रयास किसने किया है? मनरेगा ने। ठीक बेटा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी क्या है बेटा? एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। मैंने आपको बताया है बेटा, इस देश के कानून के समझ सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो इस देश के प्रेसिडेंट हो या फिर इस देश का कोई आम नागरिक। कानून से कोई ऊपर नहीं है बेटा। कानून कानून सभी का समान रूप से संरक्षण करता है और कानून के समझ सभी समान है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक बेटा, तो हमने क्या देखा बेटा इस टॉपिक पे? डिफरेंस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, मतलब कि हमने अंतर देखेगा, हमें कितने प्रकार के हमें इक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं। आगे बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया ना बेटा, भारतीय संविधान इस विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और भारत का लोकतंत्र भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो बेटा इस लोकतंत्र को जीवित किसने बनाया हुआ है? भारत के संविधान ने ही तो इसे जीवित बनाया हुआ है। आइए अब हम इसे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इज इक्वल। बेटा जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी व्यक्ति को देश के प्रत्येक नागरिक को समानता की नजर से देखता है। सभी को समानता रूपी एक मोती में पिरोने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजियंस, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड इक्वल। बेटा आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। बेटा भारतीय संविधान देश में रहने वाले सभी, लड़का हो या लड़की हो, चाहे उसका कास्ट कुछ भी हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, जाति उसकी कुछ भी हो, उसका बर्थ प्लेस कुछ भी हो, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, बेटा इन सभी आधारों पर भारतीय संविधान कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, कभी भी अंतर नहीं करता, बल्कि बेटा इन सभी आधारों से परे जाकर भारतीय संविधान सभी को समानता रूपी मंगलसूत्र में बांधने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट है, दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा अब हमें प्रोविजन देखने हैं कि भारतीय संविधान में वो कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, वो कौन कौन से प्रोविजन हैं जो कि इक्वालिटी को स्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। आइए बेटा देखो बेटा, राइट टू इक्वालिटी, मैंने आपसे बताया था ना बेटा, बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को अब आप समझिए। ठीक है, चलो ध्यान से अब मेरी बात सुनना। बेटा सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो
ये राइट टू इक्वालिटी है ना बेटा, ये हमें मिला है फंडामेंटल राइट से। कहां से मिला है? फंडामेंटल राइट से। ठीक है बेटा, अब देखो मेरी बात को एकदम बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हम अब थोड़ा सा यहाँ पर फंडामेंटल का बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा राइट टू इक्वालिटी। ठीक बेटा, फंडामेंटल राइट। बेटा से एक चीज याद रखना बेटा, फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से अडॉप्ट किया है? तो बेटा हमने इसे अडॉप्ट किया है यूएसए से, अमेरिका के संविधान से इसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। बेटा वो अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट्स जो एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करती है या फिर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है तो सिंपल सी बात है बेटा, व्यक्ति कहां जाएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहां जा सकता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद बेटा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी है बेटा? 6 है। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है बेटा। उसके बाद आपको ये याद रखना है बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन कहां पर किया गया है? इसे हम कहां पर देखते हैं? तो बेटा पार्ट 3 में देखते हैं। कहां देखते हैं बेटा? पार्ट 3 में। कहां देखते हैं बेटा? पार्ट 3 में। अच्छा आर्टिकल बता दीजिए सर, तो आर्टिकल आपको याद रखना है आर्टिकल 12 से 35। कहां बेटा? आर्टिकल 12 से 35 में आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने क्या देखा बेटा? फंडामेंटल राइट्स क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट्स सर वो राइट्स होते हैं जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बेटा इसे राज्य के विरुद्ध दिया जाता है? यस सर, इसे तो सरकार के विरुद्ध दिया जाता है, अर्थात सरकार गवर्नमेंट इस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकती। बट बेटा इसमें थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई मुद्दा राष्ट्र के डेवलप के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए है, तो उस पर सरकार कुछ ना कुछ अंकुश लगा सकती है। पर बेटा व्यक्तिगत रूप से सरकार किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। अगर सरकार किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो बेटा वो व्यक्ति कहां चला जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है बेटा, हाई कोर्ट जा सकता है। यह आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको याद रखनी है। चलो बेटा अब हम चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया बेटा टोटल कितने राइट्स हैं? हमारे पास 6 राइट्स हैं। ठीक है सर, आप 6 राइट्स के नाम बता दीजिए। बेटा ध्यान देना, ठीक ना। पहला जो हमारा राइट है बेटा, 1 मिनट बेटा रुकना, जस्ट 1 मिनट बेटा। ठीक है बेटा, ये जो हमारा पहला राइट है बेटा राइट टू इक्वालिटी। क्या है बेटा? राइट टू इक्वालिटी। ठीक बेटा, पहला फंडामेंटल राइट। दूसरा फंडामेंटल राइट है बेटा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। बेटा जो तीसरा फंडामेंटल राइट्स ना बेटा, वो आपको याद रखना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक बेटा, उसके बाद बेटा आपका फोर्थ जो राइट है वो आपको याद रखना है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक बेटा, फिफ्थ आपको याद रखना है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड एजुकेशनल राइट्स। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 6 में आपको बोल दे रहा हूं, आप याद रखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक बेटा, ये 6 हमारे पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। इसमें से बेटा ये जो पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, इसे हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, इसे हमें क्या करना है? पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ पे आ रही होंगी। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा? मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। सर इसे हमने
किस संविधान से अडॉप्ट किया है? तो अमेरिकी संविधान से हमने क्या किया है? अडॉप्ट किया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन कहां पर किया गया है? तो पार्ट 3 में किया गया है। सर वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है? तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 12 से 35 आर्टिकल आपको याद रखना है, जहां पर हमने क्या किया है? फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया है, प्रोविजन किया हुआ है। ठीक बेटा, हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 है। पहला क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा क्या है बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फोर्थ क्या है बेटा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल, पांचवा क्या है बेटा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कल्चरल मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। लास्ट में क्या है बेटा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू रेमेडीज करके था, एक मिनट रुको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक बेटा, ये आपको याद रखना है। तो टोटल हमारे पास 6 है फंडामेंटल राइट्स, और इसमें से हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बेटा? राइट टू इक्वालिटी। ठीक बेटा, चलो आ जाओ। ठीक बेटा, मैं आपको वो चीजें समझ में आ रही कि नहीं बेटा? आप एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या? हेलो बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं? हेलो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं बेटा? पक्का मजा आ रहा होगा क्लास में, है ना? बेहतरीन हमारी क्लास चल रही है, और आप सभी जुड़िए, आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए। बेटा सभी लोग समर वेकेशन में घूमने गए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप भी घूमने जाइए, पर बेटा आप ये मत भूलिए कि आपको अपनी क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना, आपका एकेडमिक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो गर्मियों की छुट्टी पे आप घूमते भी रहिए, और दादा दादी नाना नानी के बगल पे बैठकर इस लेक्चर को भी सुनिए और मजे लीजिए लेक्चर के बेहतरीन तरीके से। आपको भी मजा आएगा, आपके भी दादा दादी सोचेंगे कि यार कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है ना? तो आप बेहतरीन तरीके से क्लासेस को लीजिए और होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। ठीक बेटा, चलिए आगे चलते हैं बेटा। ठीक बेटा, तो मैंने आपसे बताया हमें क्या पढ़ना है बेटा? राइट टू इक्वालिटी। तो मैंने आपको अभी बताया 6 फंडामेंटल राइट्स है, इसमें से भी हमको पहला कौन सा पढ़ना है? राइट टू इक्वालिटी। क्या पढ़ना है बेटा? राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी का प्रावधान कहां किया गया बेटा? हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 14 से 18 तक, मैंने आपसे बताया था ना बेटा, 12 से 35 तक हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। उसमें से जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है बेटा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार का प्रावधान कहां किया गया है बेटा? आर्टिकल 14 से 18 में। आपको ये चीजें याद रखनी है। अब देखो बेटा, पहला, इसमें से आपको पहला याद रखना है, यह है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, ठीक बेटा, ये बेटा आर्टिकल 14, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी व्यक्ति, विधि की समता और विधि का समान संरक्षण, अर्थात विधि मतलब कानून, कानून की नजर में सभी समान है, और कानून सभी व्यक्तियों का समान रूप से संरक्षण करता है, प्रोटेक्शन करता है। ये आर्टिकल कौन सा बोलता है? 14 आर्टिकल बोलता है। ये आपको याद रखना है बच्चों। आप क्लास 7th में आर्टिकल नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, पर हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में एज अ सिविल सर्वेंट अपने आप को देखना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो जरूर आप अभी से आर्टिकल याद रखिए। मजा आ जाएगा जब आप आने वाले समय पर कभी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहेंगे, तो इन सारी चीजों में आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक बेटा, अगला है बेटा आर्टिकल 15। कौन सा है बेटा आर्टिकल? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बताता है बेटा? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बेटा हम क्या करते हैं? हम उन्मूलन कर रहे हैं, किसका? डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। हमें भेदभाव का ही तो उन्मूलन करना है, और जब हम भेदभाव का उन्मूलन कर देंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे देश में, हमारे समाज में इक्वालिटी आ जाएगी। सर हम किस किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को हमें मिलता था बेटा? धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर, और एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर। तो आर्टिकल 15 बेटा क्या करता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को ही तो खत्म करता है। समझ में आया?
यही है आर्टिकल 15 कि भाई किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूलवंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई स्नान घाट हो, तालाब हो, सामुदायिक भवन हो, किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर, किस आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसे वहां पर जाने से मना नहीं किया जाएगा। यही है बेटा आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है बेटा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बेटा अवसर की समानता। बेटा इस देश का कोई भी नागरिक हो, इस देश का कोई भी नागरिक हो, वो इस देश के सर्वोच्च पद पर जा सकता है, वो सरकारी नौकरियों को अचीव कर सकता है। बेटा ये हमें समानता कहां से मिली है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता के माध्यम से। आर्टिकल 16 बेटा याद रखना बेटा। उसके बाद है बेटा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बेटा सिंपल सी बात है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब है अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, छुआछूत का उन्मूलन करना। बेटा सिंपल से आप मुझे बात बताइए, जिस देश में, जिस समाज में छुआछूत की भावना होगी बेटा, क्या वो देश कभी आगे बढ़ पाएगा? हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से गौर किया और सबसे पहले छुआछूत को ही समाप्त करने का प्रयास किया और इसे क्या बना दिया बेटा? फंडामेंटल राइट बना दिया बेटा, जिससे सभी व्यक्ति देश के विकास में अपना योगदान दे सके, छुआछूत की भावना हमारे देश में, हमारे समाज में ना हो। बेटा आर्टिकल 18 अगला क्या है बेटा? अगला है बेटा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलता है बेटा? एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब उपाधियों का उन्मूलन। बेटा आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, बेटा उस समय लोगों को बहुत सारे टाइटल्स मिलते थे। बेटा आप इसे अदरवाइज मत लेना, जमींदार साहब, चौधरी साहब। बेटा ये जो टाइटल्स होते थे ना बेटा, ये समाज में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में असमानता पैदा करते थे ऐसे टाइटल्स। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये समझा कि अगर इस टाइप के टाइटल्स अगर हमारे समाज में रहेंगे तो हमारा राष्ट्र कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा, कभी भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने इसे मतलब कि टाइटल्स वाला जो कॉन्सेप्ट था इसे समाप्त करने का प्रयास किया। बेटा आपको समझ में आया क्या कि हमने कहां कहां पर किस किस आर्टिकल में कौन कौन सा प्रावधान किया है बेटा? सबसे पहले हमने कहां पर बेटा? आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अर्थात कानून की नजर में सभी समान है और कानून क्या करता है बेटा? सभी का समान रूप से संरक्षण करता है बेटा। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, मतलब असमानता का हमने उन्मूलन किया है। किस आधार पर बेटा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है बेटा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात बेटा अवसर की समानता। बेटा इस देश का कोई भी नागरिक हो, उसका जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, बेटा वो इस देश के सर्वोच्च पद को अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। बेटा उस आधार पर मतलब कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बेटा आर्टिकल 17 क्या बोलता है बेटा? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत करना। इसके लिए भी कानून बनाया गया था 1955 पर। बेटा आर्टिकल आता है 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, बेटा उपाधियों का अंत करना जिससे समाज में समानता बनी रहे। ठीक बेटा, हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, अब हमें क्या देखना है बेटा कि कौन कौन से वो प्रावधान हैं जिसके माध्यम से सरकार ने प्रयास किया। ये सारी चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दी, एक बार पढ़ देता हूं बेटा। बेटा ये आर्टिकल 14 की बात कर रहा, ये बेटा आर्टिकल 14 की बात कर, 1 मिनट रुकिएगा। बेटा ये आर्टिकल 14 की बात कर रहा, मैंने आपको बता ही दिया है बेटा। ये जो बेटा पोर्शन है बेटा, ये फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। ये इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी ही नहीं। 1 मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए ना बेटा, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूं। देखो बेटा इस वाले पोर्शन को तो मैंने आपको समझा ही दिया है। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपने उधर पढ़ लिया है। व्हाट दिस मींस इट दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और अ डोमेस्टिक वर्कर हैज द, कोई टेंशन नहीं बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। मतलब भैया इस देश में किसी भी नागरिक, मतलब कि इस देश का
कोई भी नागरिक है ना बेटा, वो कानून के समक्ष समान है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या इस देश का कोई भी आम नागरिक। ये आपने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट। अरे आपने पढ़ लिया है बेटा आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सर ये हमारा काम हो चुका है, आगे चलते हैं। अगला क्या है देखो भैया, थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस द। अरे भैया हमने पढ़ा तो है कि भाई पब्लिक प्लेसेस मतलब वो सामुदायिक भवन हो गया, बस स्टैंड हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, इन सभी क्षेत्रों में हम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। भैया प्ले ग्राउंड हो गया, भाई हम इन सारी प्लेसेस पर हम किसी भी तरीके का किसी से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और देख लो बेटा थोड़ा सा, होटल्स हो गए, शॉप्स हो गया, मार्केट हो गया, और पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। अरे भैया कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपल सी बात याद रखो बेटा, हम किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे वो व्यक्ति गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की यूज करे, चाहे वो व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी की यूज करे, चाहे वो स्नान घाट पर जाए, चाहे वो कुएं पे जाए या वो तालाब पर जाए या वो किसी दुकान पे जाए, इन सारी जगहों पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सर ये हम पढ़ के आ रहे हैं कहां पर बेटा, आर्टिकल 15 पे। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा। अभी क्या हुआ, सरकार क्या चाह रही थी, सरकार क्या चाह रही थी कि हमारे देश में क्या क्या बना रहे बेटा, इक्वालिटी बनी रहे। तो इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है बेटा जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ भेदभाव बहुत ज्यादा था। क्या था बेटा, भेदभाव बहुत ज्यादा था। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। जब आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में भेदभाव बहुत ज्यादा था, और सरकार ये कोशिश कर रही थी कि हम किस तरीके से, वो कौन कौन से माध्यम है जिसके माध्यम से हम समाज में इक्वालिटी को स्टैब्लिश करें। तो सरकार को दो तरीके दिखे। कौन कौन से तरीके बेटा, एक है बेटा कानून के माध्यम से, दूसरा था बेटा प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे, कुछ कानून देखेंगे जिसके माध्यम से समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा बेटा कुछ हम योजनाएं देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, स्कीम देखेंगे जिसके माध्यम से सरकार ने इक्वालिटी स्टैब्लिश करने का प्रयास किया है। चलो भैया देखते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, तो बेहतरीन एक क्लास है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो बेटा, अब बेटा सरकार ने कुछ लॉ बनाए हैं। सरकार ने क्या बनाया बेटा, कुछ लॉ बनाए। सर वो लॉ कौन कौन से हैं, पहला लॉ आपको याद रखना है, द इक्वल, ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन। ये बेटा आया था 1976 में, याद रखो, समान काम के लिए समान वेतन। बोला गया बेटा कि इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। सिंपल सी बात है बेटा, यहां पे आपको देख रहा है बेटा, यहां पर हम जेंडर इक्वलिटी स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए बेटा, एक स्कूल है, जब आप स्कूल जाते हैं ना बेटा तो वहां पर आप फीमेल स्टाफ को भी देखते हैं, मतलब आप अपनी मैम को देखते हैं, और वहां पर आप मेल स्टाफ को भी देखते हैं, मतलब आप अपने मेल टीचर्स को भी देखते हैं, सर को भी देखते हैं। ठीक है बेटा, आप कभी उनसे पूछना बेटा क्या दोनों के मध्य किसी भी तरीके का जो उन्हें पेमेंट मिलता है उस पर क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? बिल्कुल नहीं बेटा, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो बेटा, समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। ठीक बेटा, यही वो पॉइंट आपको याद रखना है। ये एक्ट हमने कब बनाया था, ये लॉ हमने कब बनाया, 1976 में बनाया। दूसरा बेटा है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1959 में बना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा 1959 में इस एक्ट को क्यों बनाया गया कि बेटा हम अनटचेबिलिटी को खत्म कर सके, छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए हमने क्या बनाया बेटा 1955 में द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बनाया। ठीक बेटा, क्यों? छुआछूत को खत्म करने के लिए। उसके बाद बेटा अगला है बेटा, थर्ड वाला पॉइंट आपको याद रखना है, द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एथ्रोसिटीज। बेटा आपको ये याद रखना है बेटा कि हमने क्या किया बेटा, जो हमारे देश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो व्यक्ति थे ना बेटा, उनको हमने डिस्क्रिमिनेशन से, उनके एक्सप्लॉयटेशन से और वायलेंस से बचाने के लिए, मतलब उनको संरक्षित करने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमने अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट पास किया। कब बेटा? 1989 में। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। उनसे किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए, उनका किसी भी तरीके से शोषण ना किया जाए, उन्हें इन सभी डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए हमने 1989 में ये एक्ट पास किया।
अगला चलते हैं बेटा, राइट टू एजुकेशन। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है बेटा, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है बेटा। पेन ले लो बेटा, एक मिनट रुकिए। ठीक बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है बेटा, राइट टू एजुकेशन। कौन सा है बेटा? राइट टू एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना? सीधा क्वेश्चन पूछता है, 2009 में बना, 2009 में बना है ये। और आपको याद रखना है, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं ना बेटा, उन्हें क्या करना है बेटा? सरकार का ये कर्तव्य होगा, सरकार का ये दायित्व होगा कि बेटा सरकार क्या करे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। बेटा आपको यह भी याद रखना है, इसी के लिए हमने 86वां संविधान संशोधन किया था। 86वां संविधान संशोधन कब किया बेटा? 2002 में किया। और हमने शिक्षा को क्या बना दिया? मौलिक अधिकार बना दिया। फंडामेंटल राइट बना दिया बेटा शिक्षा को, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत हमने आर्टिकल 21 का जोड़ा। क्या जोड़ा बेटा? 21 का। ये आपको याद रखना है बेटा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आ रहा 2009 में, पर हमने इसे मौलिक अधिकार कब बना दिया था बेटा? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में बना दिया था। और इसे हमने किस आर्टिकल में जोड़ा था? 21 का आर्टिकल में जोड़ा था बेटा, ये आपको याद रखना है। और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, आपको यह भी याद रखना है। बेटा 5वां एक्ट है बेटा, द पर्संस विथ डिसेबिलिटीज। बेटा आपने देखा है ना बेटा, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दिव्यांग हैं, अर्थात जिनके पैर सही नहीं है, हाथ सही नहीं है। बेटा सरकार उनके साथ भी समानता का व्यवहार करती है बेटा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेबल करने का प्रयास करती है, बहुत सारे प्रयास करती है बेटा सरकार। ठीक बेटा, ये आपको याद रखना है कि भाई जो हमारे देश में जो दिव्यांग व्यक्ति है ना बेटा, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो भी हमारे देश का नागरिक है, हम उसके साथ भी समानता का व्यवहार कर सके, हम उसके भी विकास के लिए सभी रास्ते खोल सके, सरकार उनके लिए भी प्रयास करती है बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बेटा, ये आपको याद रखना है, द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। बेटा इसका हिंदी में मतलब है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। बेटा इसमें क्या किया गया है, जब बेटा आप देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है बेटा, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें बेटा लीव दी जाती, छुट्टी दी जाती है, पर बेटा छुट्टी के बदले भी सरकार उन्हें क्या देती है बेटा? पैसा देती है बेटा। यही हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है बेटा, कि हम सभी की गरिमा की, सभी की डिग्निटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं बेटा। कि एक माँ है जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? उसे छुट्टी पे भेज दे रहे हैं। क्यों बेटा? और उसके मन में डर भी नहीं है कि सरकार मुझे सर्विस से निकाल देगी। नहीं सर, हमने उन्हें सर्विस पे भी रखा हुआ है, हमने उन्हें पे भी पूरा किया है। इसका उद्देश्य क्या है बेटा? हम जेंडर इक्वलिटी को स्टेबल कर सके बेटा। ये भारतीय संविधान है जो समानता, इक्वलिटी स्टेब्लिश करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। और हमारी सरकारें समय समय पर ऐसे कानून बनाती हैं, ऐसे लॉज बनाती हैं, ऐसे स्कीम्स लॉन्च करती हैं जिसके माध्यम से देश में क्या बनी रहे? इक्वलिटी बनी रहे। ठीक बेटा, तो आपको इन 6 एक्ट को याद रखना है बेटा। सबसे पहला बेटा आपको याद रखना है, समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसमें हम बेटा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किस आधार पर? मैन और वुमेन से किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। फिर हमने क्या किया बेटा? द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। इसमें क्या किया बेटा हमने? 1955 में एक्ट आया था, 1955 में एक्ट आया था। इसमें हमने बेटा छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रयास किया है। उसके बाद बेटा हमारे देश में जो बेटा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं बेटा, उन्हें हमने शोषण से बचाने के लिए, उन्हें छुआछूत की भावना से बचाने के लिए, उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए हमने 1989 में, कब बेटा? 1989 में एक एक्ट लेके आए और उससे हमने उनका संरक्षण करने का प्रयास किया। अगला बेटा राइट टू एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, आपको याद रखना। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना है? 2009 में बना है। पहला पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कब घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है बेटा 2002 में घोषित किया गया है। और इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और उसे किस आर्टिकल में जोड़ा गया था? 21A में जोड़ा गया था। आपको ये चीज याद रखना है। उसके बाद बेटा हमने 5th देखा था बेटा, द पर्संस विद डिसेबिलिटीज
एक्ट एक आया था 1995 में। इसका उद्देश्य क्या था बेटा? बेटा जो हमारे देश में दिव्यांग लोग हैं बेटा, जिनके पैर सही नहीं है, जिनके हाथ सही नहीं है बेटा, उनको भी इस देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया बेटा? प्रयास किया है बेटा। उसके बाद बेटा हमने देखा बेटा, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो फीमेल काम कर रही है, अगर वो माता बनने की प्रोसेस में है ना, मतलब वो प्रेग्नेंट है, तो उन्हें मैटरनिटी लीव सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है बेटा। तो ये सारी चीजें हमने किस लिए की है बेटा? समाज में इक्वालिटी स्टेबल करने के लिए। कैसा बेटा, मजा आ रहा है क्लास में? अच्छा लग रहा है ना क्लास में? बेहतरीन बेटा, हम इसी तरीके से इस पूरे सिस्टम को कवर करेंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा क्लास लेने में। ठीक बेटा, अब हम चलते हैं आगे। बेटा बोर नहीं होना है क्लास में, है ना। बेहतरीन तरीके से अपन काम करेंगे और हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसे हमने टारगेट करके रखा हुआ है। बेटा ये वही रास्ता है, ये वही रास्ता है बेटा। अगर आज आप पढ़ लेंगे तो कल आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे तो कल आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो क्यों ना बेटा आज ही हम मेहनत कर लें और हम अपना कल को बहुत अच्छा बना लें। चलो आगे आओ। अब देखो बेटा, मैंने आपसे बताया था ना बेटा, दो चीजें बताई थी कि सरकार, एक मिनट रुकना बेटा, सरकार क्या करती है बेटा? सरकार दो माध्यम से, कितने माध्यम से? दो माध्यम से क्या करती है बेटा? इक्वालिटी स्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। पहला क्या है बेटा? हमने लॉ देख लिया। दूसरा बेटा अब स्कीम देखेंगे। क्या देखेंगे सर? अब स्कीम देखेंगे। ठीक बेटा, सर वो कौन कौन सी स्कीम है? सर वो कौन कौन सी स्कीम है जो हमारे देश में इक्वालिटी स्टेबल करती है? बेटा सबसे पहला है बेटा मनरेगा। क्या है बेटा? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा। क्या बोला जाता है? मनरेगा। बेटा इस पे मैंने डेट नहीं लिखी है, इसकी शुरुआत कब हुई है। बेटा आप कमेंट करके बताना बेटा मनरेगा की शुरुआत कब की गई है बेटा, है ना। आप भी अपना कनेक्शन हमसे बनाए रखिए। बेटा आपको याद रखना है बेटा कि हम क्या करते हैं? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराते हैं। क्या करते हैं बेटा? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्या हो बेटा? इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे। और दूसरा, रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो बेटा? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार हम बना सकें। ठीक है ना बेटा, आपको ये चीज याद रखना है। मनरेगा स्कीम कब आई है आपको ये बताना है। इसके तहत कितने दिन का रोजगार दे रहे हैं बेटा? हम 100 डेज का रोजगार दे रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है बेटा? इकोनॉमिक इक्वालिटी को बनाए रखना और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। उसके बाद बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है बेटा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा आपको इसकी डेट बताना है, सरकार ने इस योजना को कब शुरू किया है। मैं आपकी एंगेजमेंट को ही बनाने के लिए सारी कोशिश कर रहा हूं बेटा, है ना। तो आपको बताना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सरकार ने कब लॉन्च की। बेटा इसका सिंपल सा मतलब है, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है बेटा? कि हम जो हमारी जो बच्चियां हैं उन्हें, उन तक हम शिक्षा को पहुंचाएं और इससे क्या हो बेटा? जेंडर इक्वालिटी हो। ठीक है बेटा, जेंडर इक्वालिटी को स्टेबल करने के लिए हमने कौन सी स्कीम लॉन्च की बेटा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है बेटा, आपको ये याद रखना है। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। बेटा हमने क्या किया बेटा? इसके माध्यम से जो देश का जो गरीब वर्ग था ना बेटा, और विशेष रूप से महिलाएं, उनके हमने बैंक के खाते खोले। क्या खोले बेटा? बैंक में खाते खुलवाए। और इसका उद्देश्य था वित्तीय समावेशन। क्या उद्देश्य था बेटा? वित्तीय समावेशन। देश के सभी लोगों को बैंक शाखाओं से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है बेटा, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था बेटा? फाइनेंशियल इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। वही बेटा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ठीक है बेटा, ये एक पॉइंट था। तीसरा बेटा इन सारी स्कीम्स के आपको डेट बताने हैं बेटा, है ना। बेहतरीन आप लिखना कि बेटा मनरेगा कब शुरू किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई, आप इसके बारे में बेहतरीन तरीके से बताना। उसके बाद राइट टू एजुकेशन की हमने बात कर ही ली है बेटा। फिर उसके बाद बेटा स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है बेटा, जो क्या करती है बेटा? एसटी और वुमेन्स को क्या करती है बेटा? कि बेटा उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करती है बेटा? प्रमोट करती है। ठीक बेटा, आपको ये चीज याद रखना है, जिससे क्या हो बेटा? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारे देश में स्थापित हो पाएगी। हमारे देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे, छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित होंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा बेटा? हमारे देश का विकास होगा। और जो हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है और महिला वर्ग है, उन्हें क्या उनके अंदर बेटा एंटरप्रेन्योरशिप की भावना डेवलप होगी। ठीक है बेटा, ये सारे प्रयास किए गए हैं। अब हम चलते हैं आगे।
ठीक है बेटा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट लॉज टू प्रोवाइड इक्वालिटी। बेटा इसका इंपॉर्टेंट मतलब इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। किसको बेटा, ये सोशल जस्टिस को बढ़ाता है। दूसरा बेटा हमें क्या मिलता है बेटा, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। बेटा हमें ये कानूनी अधिकार देता है, लीगल प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध। तीसरा हमें इसका बेनिफिट क्या है बेटा, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। बेटा अवसर की समानता हमने पढ़ा था ना बेटा। तो बेटा ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना बेटा, जो गवर्नमेंट लॉज है, जो स्कीम है, वो हमें क्या देती है बेटा, अपॉर्चुनिटी देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक बेटा। फोर्थ पॉइंट बेटा, इकोनॉमिक इंपावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण होता है बेटा। इकोनॉमिक इंपावरमेंट होता है कैसे बेटा, बेटा आपने देखा ना बेटा, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया ये स्कीम है बेटा। इसमें क्या किया है बेटा, एसटी एससी और वुमेन्स को हमने क्या किया है, हमने उनको बढ़ावा दिया है, जिसके माध्यम से बेटा वो इंटरप्रेन्योरशिप बन पाए, है ना, इंटरप्रेन्योर बन पाए और अपने खुद के उद्योग स्थापित कर पाए, लघु उद्योग स्थापित कर पाए। इससे क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट तो बेटा उनको रोजगार मिलेगा और वो दूसरों को भी रोजगार देंगे, और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा बेटा, हमारा देश डेवलप होगा, हमारे देश का आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो वही तो बेटा ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वालिटी स्थापित करके इकोनॉमिक इंपावरमेंट ही तो इनरिच कर रहे हैं। फिर बेटा एक्सेस टू हेल्थ एंड वेलफेयर। बेटा सिंपल सी बात है, हमने प्रधानमंत्री एक था बेटा आयुष्मान भारत योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है भारत सरकार की, आयुष्मान भारत योजना। इसका उद्देश्य क्या है बेटा, हम स्वास्थ्य सेवाओं को देश के सभी नागरिकों तक ही तो पहुंचाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हमने क्या लॉन्च किया बेटा, आयुष्मान भारत योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आई थी बेटा। फिर इसके हमने बेनिफिट देखे, इसके हमने पॉजिटिव इंपैक्ट देखे समाज में, तो हमने राष्ट्रीय शहरी मिशन भी चालू किया, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी चालू कर दिया। बेटा कोई स्कीम है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो सिंपल सी बात है हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमने देखा बेटा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और एजुकेशन फॉर ऑल मैंने आपको बताया ही है बेटा, एजुकेशन फॉर ऑल का हमने उद्देश्य रखा हुआ है। इसके लिए हमने आरटीई एक्ट लाया 2009 में, और हमने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया 2002 में 86वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक बेटा, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक बेटा, तो हमने इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, जहां पे आपको कोई समस्या हो ना बेटा, जहां पे चीजें समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बेटा हाँ, आप थोड़ा मेरा साथ देना, थोड़ा सा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा वीक है, तो वहां पे आप मेरा साथ देना, आप देख के थोड़ा सा उसके पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, बाकी धीरे धीरे ये चीजें सुधर जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। बेटा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करते हैं क्योंकि लंबी क्लास हो रही है, और इसका नेक्स्ट पार्ट कल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।